डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेड हाइब्रिड एकेडमी। शेड हाइब्रिड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्लास 10th वीडियो सीरीज़ में आज हम आपके सामने सोशल साइंस पे कुछ बात करेंगे और उन एरियाज़ पे बात करेंगे जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, और इन बातों को आप अपने आंसर राइटिंग में अगर इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए अब सीधे काम की बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में जो सबसे पहली बात हमको करनी है डिस्कस, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था फर्स्ट टाइम, और यहाँ से स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और नेशनलिज्म का जो मतलब निकल के आया वो निकल के आया कि कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी हमको ऐसे पैरामीटर्स इमर्ज करके दिखाने होंगे लोगों को ताकि उन्हें कलेक्टिव आइडेंटिटी का पता चल सके। तो इसी तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वर्कआउट किया और कलेक्टिव आइडेंटिटी की चीज़ों को लोगों के सामने रखा। जैसे जो स्टेट जनरल था उसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सामने आए जैसे ला पैट्रे, जिसका मतलब था फादरलैंड। दूसरा वर्ड ली सिटियोन, जिसका मतलब था सिटीजन। ये वर्ड्स जो हैं सिटीजन, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से सिटीजनशिप, नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से एक तीसरा बात भी सामने आई और वो था न्यू ओथ हाइम्स वेयर टेकन for the sense of for the sense of collective identity। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टिंग हो गया है नेशनलिज्म के फीलिंग का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। तो these are the basic point that you must remember while attempting the answers. Now the second very important point, Napoleonic Code। Napoleonic Code 1804। Now this Napoleonic Code 1804 has certain points. The first very important point, that it is the beginning of nationalism. It also strengthening the nationalism. How? Let us see. First of all, it abolished by birth privileges. It abolished by birth privileges. The second very important point, it also abolished feudalism, serfdom. It also abolished feudalism and serfdoms. Now, equality for all established.
And the very important point is right to property. Right to property was promoted. Right to property was promoted. So these are the very important point, out of which these 2 points are very important. और आपको पता होगा कि जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म होगा, बाई बर्थ प्रिविलेजेस खत्म होंगे और इक्वलिटी फॉर ऑल मींस रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, तो जरूरत पड़ेगी एक कॉमन लॉ की, जरूरत पड़ेगी एक कॉमन लॉ की, और यहीं से शुरू हो जाएगा लिबरलिज्म. लिबरलिज्म, दिस वाज द नेपोलियनिक कोड. लिबरलिज्म शुरू हो जाएगा एंड इट हैज टू बी faced, it has to be face the conflict with the monarchy. It has to be face conflict with monarchy. Now there are two important terms. One is Marianne and Germania. Now what are these? And mostly they are asked in examination. Many times they are asked in exam. Now, what are these? So they are basically the allegory. They are basically the allegory, and you can add the word female allegory. Female allegory. As in India we are having Bharat Mata. Similarly, in case of France, the female allegory is Marianne, and in case of Germany we are having the female allegory Germania. And what is the sole purpose? They are used for personification. Personification of what? Personification for the common identity. कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा पहचान बनाने के लिए हमने एलिगरी का इस्तेमाल किया ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी आ सके और वो नेशनलिज्म से प्रेरित हो सके. सो दे मस्ट बी इंस्पायर्ड विद द सेंस ऑफ nationalism. So these are two important terms. They are mostly asked in examination. Now another thing that we are going to discuss, the strange story of Britain. So word strange I have written. Why it is strange? Let us see कि आखिर भाई ब्रिटेन का स्टोरी अलग कैसे है, ब्रिटेन की अजीब दास्तान क्या है, स्ट्रेंज क्यों है ये. लेट अस सी. सो जिसको आज हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स का एमलगमेशन है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स. इन तीनों को मिला के ब्रिटेन बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है. और इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए, वो ये है कि किस एक्ट से ये कॉम्बिनेशन सक्सेस हुआ. तो वो एक्ट है एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन 1707. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट prior to this timeline there was no nation state in Europe in case of this Britain. So again it is very important for examination point of view. Many time in examination, board examination, MCQ के फॉर्म में ये एग्जाम में पूछा गया है. So just remember this point. Now the next topic that we are going to discuss is the Treaty of Vienna. Treaty of Vienna. It is again important topic for examination. Treaty of Vienna took place in 1815. 1815 में ये ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था. अब इसके पीछे का जो सिस्टम है उसको जरा समझिएगा. नेपोलियन
was defeated. Napoleon was defeated by Arab nations. Arab nation. Now, what are these Arab nations? It is asked again examination. What is P for Prussia? P for Prussia. R for Russia, means Russia, and A for Austria, and B for Britain. So these are basically the states, and they are following monarchy. Monarchical model is there, means they are having conservative approach. Conservative approach. And there was a battle of Waterloo. Battle of Waterloo. और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीटेड बाय these Arab nation. This Arab nation. After defeat, a treaty took place in Vienna in 1815, and in the treaty, फ्रांस ने नेपोलियन के समय में जितने चेंजेस किए थे यूरोप के नक्शे में, उन सबको रीस्टोर करने की कोशिश की गई. तो रीस्टोरेशन अप्रोच वाज followed after this. Now look at these approaches. पहली बात कि 1815 1815 के पहले फ्रांस ने जितने भी एनेक्सेशन किए थे उन सबको फ्रांस से ले लिया गया. They were taken back from France. First point. The second very important point, the Bourbon dynasty. The Bourbon dynasty restored means it is a symbol of conservatism, because here you can say the dynasty based rule is there. Dynasty based rule is there. And the third very important point, to stop the future expansion of the France फ्यूचर में एक्सपेंड ना हो सके, इस वजह से नॉर्थ में और साउथ में टेरिटरीज बना दी गई, जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉर्थ में 2 टेरिटरीज हैं और साउथ में 2 टेरिटरीज हैं. नॉर्थ में बेल्जियम एंड नीदरलैंड, while in south it was Genova and Piedmont. So this was the overall provision of Treaty of Vienna. Now, very important point, that Vienna Treaty indicates that there is re-establishment of conservatism. It is very important for the examination point of view. Now
Let us see liberalism. This is again very important term, liberalism, and we will discuss the features of liberalism in terms of political and in terms of economical way. Now, liberalism is derived from the Latin word liber, means free. नाउ लिबरलिज्म के मतलब पॉलिटिकल डोमेन में अलग हैं और इकोनॉमिकल डोमेन में अलग इसके मतलब हैं। पॉलिटिकल डोमेन में इसका मतलब ये होता है कि रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी फॉर ऑल हो, और जहां पे रूल ऑफ लॉ होगा और इक्वलिटी की बात होगी तो वहां पे अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसी बातें आ जाएंगी। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब जो है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन का सिद्धांत यहां पे आ जाएगा। अब ये सीमित शासन का सिद्धांत है और इसके एक और मतलब निकल सकते हैं, रूल ऑफ लॉ नॉट रूल ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा, विधि का शासन होगा। मीन्स देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। मीन्स रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल एंड रूल ऑफ इंडिविजुअल, रूल ऑफ सिंगल, या जिसको हम कह सकते हैं मोनार्क या ऑटोक्रेसी, या फिर कह सकते हैं डिक्टेटरशिप, ये सब नहीं रहेगा। तो ये सब लिबरलिज्म की पॉलिटिकल डोमेन में क्या इसका मतलब होता है ये आप समझ गए हैं। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक डोमेन? इकोनॉमिक डोमेन में लिबरलिज्म का मतलब होता है एक्सेस ऑफ फ्री मार्केट, एक्सेस ऑफ फ्री मार्केट, मार्केट फ्री हो। मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेयर, लेसेस फेयर। और नेपोलियन का जो कोड था जो अभी हमने डिस्कस किया है, नेपोलियन कोड 1805, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो इससे रिलेटेड है, वो ये है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर was adopted, एक जैसी माप और तौल की व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया था नेपोलियन के कोड में। तो ये बातें बताने के लिए आई थिंक सफिशिएंट है कि नेपोलियनिक कोड लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है, और लिबरलिज्म इज वेरी मच फेवरिंग कैपिटलिज्म बिकॉज हियर इट इज राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिज्म को देखेंगे जो लिबरलिज्म के जस्ट अपोजिट है। कंजर्वेटिज्म, इसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म। अब नेपोलियन का डिफीट हो गया 1815 में, 1815 में बाय द अरब नेशंस, प्रशा, रसा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आता है, और उसके बाद एक लंबे समय तक कंजर्वेटिज्म देखने को मिलता है यूरोप में। और इसका जो प्रोफाउंडर हैं वो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक।
रशिया के चांसलर मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। तो इसकी क्या खास बातें हैं, जरा उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली जो बात आएगी निकल के, वो निकल के आएगी ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मोनार्की इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 के बाद यूरोप में जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जो ऑर्डर चल रहा है पॉलिटिकल ऑर्डर, वो कंजर्वेटिज्म का है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटोक्रेटिक मोनार्की। मोनार्की है वहां पर और वो भी ऑटोक्रेटिक है। अब जब मोनार्की आएगी तो रेशनैलिटी नहीं रहेगी, रेशनैलिटी डाउन हो जाएगी, रेशनैलिटी विल नॉट प्रिवेल। तो जब रेशनैलिटी नहीं रहेगी तो फिर सिस्टम में प्रथाओं का स्थान हो जाएगा, परंपराओं का स्थान हो जाएगा, रूढ़िवादिता आ जाएगी, एंड देयरफॉर इट इज अ कंजर्वेटिज्म। सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। सो क्रिटिसिज्म इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा, क्रिटिसिज्म इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। चौथी बात, सेंसरशिप स्टार्ट हो जाएगा, सेंसरशिप काफी तेजी से बढ़ेगा, गुप्तचरी बढ़ जाएगी और इसको इंपोज किया जाएगा। सेंसरशिप विल इंपोज टू curtail or stop the idea of liberty and unity। स्वतंत्रता और एकता के विचारों को रोकने के लिए सेंसरशिप स्टार्ट हो जाएगा। क्रिटिसिज्म इनटॉलरेंस, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, और ऑटोक्रेटिक मोनार्की शुरू हो जाएगी। और ये सारे फीचर बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं कंजर्वेटिज्म के। ये पेपर में 3 मार्क्स में अक्सर पूछा गया है। पेपर में यही पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंस ऑफ लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म, जो हमने डिस्कस किया है आपसे। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में एक स्ट्रगल होगा, और ये स्ट्रगल यूनिफिकेशन को स्टार्ट करेगा। यूनिफिकेशन के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर यूनिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और इस सीक्वेंस में जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, इटली का यूनिफिकेशन होगा, बाल्कन क्राइसिस भी इसी से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों में हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना बिखरे हुए जर्मनी के स्टेट्स को, बिखरे हुए इटालियन स्टेट्स को और बिखरे हुए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी से इंडिपेंडेंस मिलता है, वो नेशनलिज्म की भावनाओं से यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम में यूनिफाइड हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब आपके साथ, कि नेशनलिज्म यूनिफिकेशन को प्रमोट करता है, यूनिफिकेशन को प्रमोट करता है। लेकिन अगर हम अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो जाएं, अल्ट्रा नेशनलिज्म हो जाए, अल्ट्रा नेशनलिज्म, it is disastrous and it will give rise to the World War I. World War I is basically the outcome of ultra nationalism, जो कि 1914 से 1919 में हुआ था। तो अब हम अपनी आगे की कहानी जो है वो इसके आगे से शुरू करेंगे। वर्ल्ड वार वन और इंडियन नेशनलिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, वर्ल्ड वार 1 की वजह से जो एक्सपेंडिचर था,
बात करते हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट का, और उस एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए टैक्स इंक्रीज्ड, टैक्स इंक्रीज्ड। ये टैक्स किस पे लगा था? टैक्स इंक्रीज्ड ऑन इंडियंस, टैक्स इंक्रीज्ड ऑन इंडियंस। And very soon Indians realized that they were unnecessarily put into this World War One. They realized that they were unnecessarily put in World War One. और इसके साथ क्या क्या इश्यू जुड़े हुए हैं? वर्ल्ड वॉर वन में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टुक प्लेस। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट में हो गए लोग, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज्ड। इसका एक और अच्छा आउटकम हुआ। अच्छा आउटकम क्या हुआ कि विमेन के साथ अपॉर्चुनिटी आ गई। विमेन ऑब्जर्व इट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड दे कम आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, दे केम आउटसाइड फ्रॉम द हाउस और एक्सटर्नल वर्क्स, बाहर के कामों के लिए उनको बाहर आने का, घर से बाहर आने का मौका मिल गया, एक्सटर्नल। तो ये तो एक आउटकम है, ठीक ठाक आउटकम है ये, लेकिन ये सारे जो आउटकम हैं वर्ल्ड वार वन के, ये ठीक नहीं थे, और इसने इंडिया को नेशनलिज्म की तरफ फोर्स कर दिया। इंडियन नेशनलिज्म की, ये नेशनलिज्म इससे प्रिवेल हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये कंट्रीब्यूशन था कि इसने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया, इंडियन नेशनलिज्म को प्रोवोक कर दिया, प्रिवेल कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे रॉलेट एक्ट से। ये पेपर में रॉलेट एक्ट, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है रॉलेट एक्ट, इसको समझते हैं। ये पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था, एंड गिव ऑटोक्रेटिक power, it give autocratic power to the government, to the British government, to impose restrictions, on the political movement, और इसमें बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के, बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी हियरिंग के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हम 2 इयर्स के लिए डिटेन कर लेते हैं, एंड देयर इज अ डिटेंशन फॉर 2 इयर्स without any trial, without any हियरिंग, बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के हम उसको जेल में 2 साल के लिए डिटेन कर लेते हैं। दिस वाज द रॉलेट एक्ट एंड इट वाज पास्ड इन हरी विथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ आफ्टर दिस रॉलेट एक्ट, गांधी जी started very important, started first
ऑल इंडिया हड़ताल, फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल बाय गांधी जी स्टार्टेड फॉर विच एक्ट? सो आंसर इज रॉलेट एक्ट। दिस वाज द रॉलेट एक्ट। नाउ आफ्टर रॉलेट एक्ट, after Rowlatt Act, we will see the mass protest. Rowlatt Act, mass protest, हड़ताल। And during this course, another important incident took place, which was Jallianwala Bagh massacre. As you know already that Jallianwala Bagh massacre was one of the brutal activity, was one of the brutal activity, was one of the brutal activity, and it took place on 30th April 1919. The people in this Jallianwala Bagh collected to celebrate the festival Baisakhi. ये भी पेपर में आया हुआ है, to celebrate the festival Baisakhi. However, martial law was imposed there, but since this place Jallianwala was located far away from the cities, the people were not aware of this martial law, and they collected at this place, and Dyer ordered for firing. So this was one of the brutal activity, the Jallianwala Bagh massacre. Now the first is Rowlatt Act and the second is Jallianwala. Now another important turning point here is Montfort reforms, and it will easy for you to remember the backgrounds for the non-cooperation movement. So I am basically discussing about the backgrounds of the non-cooperation movement. The first point is Rowlatt Act, the second point is Jallianwala Bagh massacre, and the third is Montfort reform that gives rise to the Government of India Act 1919. Now, what are the basic provisions of Government of India Act 1990? The first point is that it introduced bicameral legislature. Very important, bicameral legislature. जैसे कि हमारे हाउस में, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है अपर हाउस है और एक है लोअर हाउस। उसी तरह से बाइकैमरल लेजिस्लेचर बन गया। कहां बन गया? तो ये बन गया आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो तरह के हाउसेस बन गए। और इसके अलावा एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टाइम पे, वो है डायरकी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्वैध शासन, दो तरह का शासन। और इसका मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक हो जाएगा रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा था, और ट्रांसफर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसको ब्रिटिश सरकार ने इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिया था। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे, जो मनी ओरिएंटेशन वाले सब्जेक्ट्स थे, उसको रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया था, और जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स थे उसको ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिया गया था। तो दीज आर द बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that are responsible for non-cooperation movement. Non-cooperation movement.
अभी आपने देखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले जो 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट है जलियांवाला और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इंडियंस की कोई भी फ्यूचर एस्पिरेशन रिगार्डिंग फ्रीडम फुलफिल नहीं हो रही थी। सो इट वाज गिविंग द अनरेस्ट फीलिंग अमंग द इंडियंस एंड स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट्स व्हाई Gandhi proposed non-cooperation movement. Now, the two important places for non-cooperation movement is Calcutta. ये पेपर में आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पे, कलकत्ता और नागपुर। तो सितंबर 1920 और दिसंबर 1920, these are the two important dates also. कलकत्ता में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कहा गया, इट वॉज प्रपोज्ड एंड इट वॉज स्पेशल सेशन। ये बच्चों को डाउट रहता है कि सर दोनों में क्या क्या चीजें हुई थी, सुन लीजिए, स्पेशल सेशन है ये, इट इज अ स्पेशल सेशन, while the Nagpur is the annual session of INC, which took place in December 1920 and इसमें proposed है, इसमें adopt कर लिया गया है, adopted या आप कह सकते हैं ratified, ये वर्ड इस्तेमाल करिएगा आंसर राइटिंग में, adopted या फिर ratified। अब इसमें क्या खास खास बातें थी, नॉन कॉपरेशन में सबसे पहला ये था एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको आपको छोड़ देना है, यू हैव टू टेक अवे, यू हैव टू नॉट पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल, कोर्ट्स, ये सब आपको छोड़ देना है, नॉन कोऑपरेट करना है, गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से नॉन कोऑपरेट करना है। एंड ये तो बातें खैर ठीक है अपनी जगह पे, इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए है कि पूरे इंडिया में गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन है उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ देखा गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was seen with different visions। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डिफरेंट विजन्स, समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अवध किसान सभा बन गया और वहां पे ये एक तरह का पीजेंट मूवमेंट था, अवध पीजेंट मूवमेंट बन गया, जिसके प्रोफाउंडर लीडर थे बाबा रामचंद्र। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट चला था जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद मूवमेंट, जिसमें नाई और धोबी लोगों अपनी सर्विसेज देने से मना करती है, मींस दे आर आल्सो नॉन कोऑपरेटिंग। सेकंड, दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, इन गुडैम हिल्स, बाय अल्लूरू सीताराम राजू। And the third place is असम टी गार्डन। असम में जो चाय के बगीचे हैं वहां पे भी ये चीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। और यहां पे अपोजिशन क्या था, यहां पे जो अपोजिशन था वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। उसके अगेंस्ट में असम के जो टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को अपने लिबरेशन से जोड़ दिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
गांधी जी का ऑब्जेक्टिव था। और इसमें यह कहा गया था कि अगर हम नॉन कोऑपरेट करते हैं तो विद इन 1 ईयर हमको अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी। ऐसा विजन था गांधी जी का इसमें। लेकिन गांधी जी का यह विजन अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ सामने आया, जिसमें हमने आपको बताया कि अवध में ये पीजेंट मूवमेंट बन गया, आंध्र प्रदेश में गुडैम हिल्स की पहाड़ी में ये अलुरु सीताराम राजू के नेतृत्व में शुरू हुआ, और असम टी गार्डन में ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अपोजिशन में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लंबा नहीं चल सका, और इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों गांधी जी ने टुक बैक कर लिया। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है चौरी चौरा क्राइसिस, जो कि 1922 में हुआ, 5 Feb 1922। चौरी चौरा गोरखपुर में है, और यहाँ के पुलिस स्टेशन पे वायलेंस एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से, इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टुक बैक कर लिया था। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो फ्रीडम फाइटर या कांग्रेस के जो लीडर्स थे वे मास स्ट्रगल से अब पीछे हटना चाह रहे थे, मास स्ट्रगल से टुक बैक करना चाह रहे थे। दे वांट टू टुक बैक फ्रॉम द मास struggle. So these are the important concept why they want to come back from the non-cooperation movement. Now the last point is the CDM, means civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो ऑफिशियली 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है, आफ्टर गांधी जी साल्ट सत्याग्रह से ये स्टार्ट होता है। दांडी मार्च इसको कहा जाता है। साल्ट सत्याग्रह का दूसरा नाम दांडी मार्च भी है, जिसमें वो अपने 78 फॉलोवर्स के साथ साबरमती, ये पेपर में आता है कि कहां से कहां वो गए, साबरमती से दांडी की तरफ वो जाते हैं 78 फॉलोवर्स के साथ। इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शुरू होता है साइमन कमीशन से। इसको भी समझ लेते हैं, पेपर में ये कई बार पूछा गया है। साइमन कमीशन 1927 में लाया गया था, और इस पे फाइनल रिपोर्ट 1928 में जॉन साइमन ने पेश कर दिया था, जिसके अपोजिशन में 1928 में ही एक नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट, जिसको मोतीलाल नेहरू ने लाया था 1928 के कलकत्ता सेशन में। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1928 के कलकत्ता सेशन में ये रिपोर्ट लाई जाती है, और इसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई। ये अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई, मतलब अधिराज्य की बात कही गई है इसमें, डोमिनियन स्टेटस। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात भी कह दी गई थी कि नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट होने चाहिए। अब डोमिनियन स्टेट्स की जब बात कही गई है तो उसके आगे की क्या स्टोरी है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यह भी कहा गया कि 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस अंग्रेज इंडियंस को दे दें। डोमिनियन स्टेट शुड बी गिवन to Indians, should be given to Indians from the British side। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929। इसके जवाब में इरविन
लॉर्ड इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी कुछ डिक्लेयर किया जिसको हम लोग कहते हैं इरविन डिक्लेरेशन। और इन्होंने एक नॉन लीगल तरीके से डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कह दी, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स देंगे कब, इस पे कोई भी बात नहीं कही। नॉट मेंशन द एग्जैक्ट डेट, नॉट मेंशन द एग्जैक्ट डेट ऑफ अवार्ड ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। दिस अपॉइंटेड INC, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ इरविन ने यह भी कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इरविन डिक्लेरेशन के रिस्पांस में एक दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कांग्रेस लीडर के द्वारा, जिसमें यह कह दिया जाता है कि जितना कि डोमिनियन स्टेट्स के लिए एक स्पेसिफिक डेट बनाई जाए, डोमिनियन स्टेट्स के लिए एक स्पेसिफिक डेट, फिक्स डेट, और जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल ये डिक्लेयर किया जाए। और साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए एमनेस्टी, मतलब उनको पार्डन किया जाए, उनको क्षमा कर दिया जाए, एमनेस्टी प्रोवाइड किया जाए, एमनेस्टी प्रोवाइड किया जाए। दिल्ली मैनिफेस्टो का रिस्पांस ब्रिटिश सरकार की तरफ से नल एंड वाइट था। इसकी तरफ दिल्ली मैनिफेस्टो के इन दो ऑब्जेक्टिव के रिस्पांस में ब्रिटेन की सरकार ने इंडिया को कुछ भी नहीं दिया। और फाइनली 1929 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट INC का सेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाहौर अधिवेशन, लाहौर INC कांग्रेस। और इस का इंपॉर्टेंस यह है कि इसमें जो डोमिनियन स्टेटस की बात थी उसको रिप्लेस कर दिया गया पूर्ण स्वराज से, पूर्ण स्वराज। That is very important and turning point. For the first time from the Congress side, this demand Purna Swaraj was raised in the Lahore session. Important बात यह है कि इसी समय गांधी जी ने अपने 11 पॉइंट्स या 11 डिमांड्स को भी सामने रखा। और उस डिमांड में एक डिमांड ये भी थी कि सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, बिकॉज सॉल्ट वाज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउसेस, सो इट शुड नॉट बी केप्ट अंडर द monopoly regime of the government, and that's why the salt tax and the formation of the salt by Indian should be prevail. Okay, salt tax should be abolished and formation of the salt from the Indian can be prevail. This was the demand, one of the demand from the Gandhi side in his 11 points demand. Important बात यह है कि इसमें से कोई भी डिमांड गांधी जी की मानी नहीं गई, और जिसकी वजह से CDM स्टार्टेड, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1930 में। So this was all about the background of CDM. Now, one important point I will discuss with you, that non-cooperation movement versus CDM. So the simple concept is non-cooperation is basically you are not cooperating with the government and for which there is no penalty. लेकिन CDM में क्या है बेटा? CDM में you are avoiding to pay the taxes, means salt tax आपको नहीं देना है, and not paying the tax comes under ब्रेकिंग द लॉ। यहां पे लॉ को तोड़ने वाली बात आ गई है और यहां पे रूल्स को तोड़ने वाली बात आ गई है। So there is a difference between rule and law. For breaking the rule, you are not going to supposed to be penalized, but for breaking the law, you are to be penalized. So this is one of the important concept
behind NCM and CDM. Now we are going to discuss, this is all about the history, and we are now going to discuss some concepts of political science. In case of political science, the two important chapters which are very important, one is power sharing and another is federalism. Now we will discuss the points of commonalities, जो points common हैं उनकी discuss करेंगे. And listen, very important, for power sharing, why it is important? Because in a country there are ethnicity, very important, ethnicity. What is it? Ethnicity means religion, कास्ट, जाति, धर्म, ये सब क्या है? एथनिसिटी को इंडिकेट करता है. तो ये देखा जाता है कि जब एक देश के अंदर, एक नेशन स्टेट के अंदर कई छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको ध्यान रखिए कि ये ऐसा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, निर्जातीय संघर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, ये साउथ एशिया में भी देखने को मिलता है. जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका का एग्जाम्पल अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे. जैसे नेपाल में भी ये संघर्ष है, जैसे मधेसी और नेपाली. जैसे हम बात करेंगे हमारे श्रीलंका में ही बात कर लेते हैं. श्रीलंका में सिंघाला वर्सेस तमिल के बीच का संघर्ष. ठीक है, तो ये जब भी एथनिसिटी आएगी तो रिलीजियस ग्राउंड पे हो सकता है, कास्ट ग्राउंड पे हो सकता है, और इसमें तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे जब तक हम पावर को शेयरिंग ना करें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आपके बुक में एनसीईआरटी में हमें दो जगह का एग्जाम्पल दिया है. एक दिया है बेल्जियम और दूसरा दिया है श्रीलंका. जरा धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं. बेल्जियम में 59% जो आबादी है वो डच बोलने वालों की है. 59% आबादी जो है वो डच बोलने वालों की है. जो 40% आबादी है वो फ्रेंच बोलती है. एंड रिमेनिंग 1% जो लोग हैं वो लोग जर्मन बोलते हैं. ये पूरे बेल्जियम का है कहानी. लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या है? ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में सिचुएशन पूरा डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इसको समझिए. 80 और 20 का रिश्ता है इसमें. 80% जो हैं वो यहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 20% जो हैं वो यहाँ पे डच बोलने वाले हैं. ठीक उल्टा है. अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा आपको कि बेल्जियम में सबसे ज्यादा डच बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं और 1% जर्मन बोल रहे हैं. ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है, 20% डच है. श्रीलंका में कहानी क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं. तो श्रीलंका में जो कहानी है वो 74% सिंघाला कम्युनिटी है. बाकी 18% जो है वो तमिल ओरिजिन के हैं. एंड रिमेनिंग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं. अब ये एक तो कंपोजिशन हो गया है. अब इस कंपोजिशन में जरा हम देखते हैं कि दोनों जगहों पे हुआ क्या. तो श्रीलंका में जो कॉन्सेप्ट दिखाई दिया वो है मेजॉरिटेरियनिज्म. मींस मेजॉरिटी रूल्स माइनॉरिटी. अब मेजॉरिटी में कौन है? सिंघाला. और सिंघाला लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो है बुद्धिस्ट. दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट. वाइल 18% जो तमिल हैं तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो तमिल ब्राह्मण हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम्स हैं. डिफरेंट हो गया. और बाकी जो है वो क्रिश्चियंस हैं. तो जो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है यहाँ पे
उसने माइनॉरिटी को ओवर रूल कर दिया, उसने माइनॉरिटी को कोई भी महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से और ये जो महत्व नहीं देने वाली बात थी, ये ऑफिशियली हुआ है, मींस गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहां पे ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी हो गई। और जब विश्वास की कमी होगी तो क्या हो गया, श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया, सिविल वॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा कोई सिविल वॉर बेल्जियम में नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जो पहला रीजन है वो यही है कि बेल्जियम में 1970 से लेकर 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड कर दिया गया, अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया। और उसके अलावा जो हमने देखा था कि सेंटर में डच बोलने वाले ज्यादा थे फ्रेंच से, तो दोनों के मिनिस्टर्स का जो नंबर है वो सेम रखा गया। इन द सेंटर both ministers of both the languages in the center, ministers of both languages kept same, दोनों की संख्या क्या रखी गई, एक जैसी रखी गई। और इसके साथ साथ एक सरकार और बना दी गई, और वो सरकार जो बनाई गई वो सेंटर की गवर्नमेंट के से एम्पावर्ड नहीं थी, उसका अपना अलग अस्तित्व था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो चुनने वाले जो लोग थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेम्ड एंड इट वाज इलेक्टेड by all the three language spokespersons, तीनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों के द्वारा इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिलेक्शन हुआ। सो यू कैन सी दिस इन बेल्जियम, द गवर्नमेंट इज वेरी इंक्लूसिव। वो गवर्नमेंट बनी है वो सबके साथ, सबके हितों और साझा हितों के लिए बनी हुई है। मींस इसका जो चयन हुआ है, इसका जो सिलेक्शन हुआ है, इसका जो इलेक्शन हुआ है, उसमें सभी लोगों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। और एक पावर शेयरिंग मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ पावर शेयरिंग किया है। तो दो स्टोरी हमने देखा है बेल्जियम और श्रीलंका की, क्लासेस में हमने देखा था, और यहां भी हमने देखा है कि किस तरह से पावर शेयरिंग ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया है। अगली बात कि जो पावर शेयरिंग होती है, इसके टाइप्स को जरा देख लेते हैं। एक टाइप है इसका हॉरिजॉन्टल और दूसरा टाइप है बेटा इसका वर्टिकल। जरा समझते हैं कि क्या ये चक्कर है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होती है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में है पावर शेयरिंग। अब ये डिफरेंट ऑर्गन क्या है, तो पहला ऑर्गन हम मान लेते हैं लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। इन तीनों के बीच में पावर की शेयरिंग अगर हो रही है, ऑर्गन्स के बीच में हो रही है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और ये पावर शेयरिंग से क्या इंश्योर होता है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मतलब नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज सो पावरफुल दैट इट इज ओवरलुकिंग द अदर टू। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। Now, this vertical power sharing is again very important, and it is the power sharing between the different levels of the government.
डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये डिफरेंट लेवल क्या है? तो एक ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार है, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार जो गवर्नमेंट सेंटर पर है। दूसरी सरकार हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एक तीसरी सरकार भी हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के केस में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके प्रोविजंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को साकार रूप दे दिया गया था। जरा सा ये समझते हैं कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरह से काम करेगी। एक काम करेगी ये विलेज लेवल पे, और दूसरा ये काम करेगी म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पे। म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पे काम करेगी। जब ये विलेज लेवल पे काम करेगी तो हम इसको समझ सकते हैं कि सबसे निचले स्तर पे होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, उससे ऊपर के लेवल पे होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति, और उससे ऊपर होगा जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिला स्तर पे है ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विच इज एट टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सो दिस इज द hierarchy. Now in case of municipality there is again three classification. The first is nagar panchayat. Nagar panchayat, very important. The first is nagar panchayat at the lower level. The second is municipal council, and the third is municipal cooperation, municipal corporation. ये तीन चीजें होती हैं म्यूनिसिपल लेवल पे, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो these are the basically power sharing mechanism between governments. इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है पावर शेयरिंग का, और वो हो सकता है पावर शेयरिंग among the प्रेशर ग्रुप। पावर शेयरिंग among the प्रेशर ग्रुप पहला, और दूसरा हो सकता है पावर शेयरिंग among the पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी, basically this feature is can be seen in India also, and in this feature we have multi-party system. Multi-party system. Now, so this was all about the horizontal and vertical power sharing. Now, there are other two aspects of the power sharing. One is that what it does, it basically resolves the conflicts. It resolves the conflicts, provides stability in the government, and it also enhances unity in the nation, and internal peace and harmony increases. So these are all about the power sharing. Now the next important thing that we are going to discuss is federalism. Now for this, just listen that first of all, what India is. So India is basically union of states. India is basically यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और ये जो यूनियन है ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स।
मतलब स्टेट्स को विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आपने देखा है बिहार से झारखंड का बन जाना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बन जाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बन जाना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बन जाना। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं अपने इस वाले फीचर में। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन फेडरलिज्म, वन इज कमिंग टुगेदर and another is holding together federation. इस holding together का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया, while coming together का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ये पेपर में एक बार पूछा गया है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम फीचर्स की बात करेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फेडरलिज्म का जो पहला फीचर है कि यहाँ पे मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए काम करेगी, मीन्स गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, जिसको हम लोग कह सकते हैं केंद्र की सरकार, या केंद्र की सरकार कह सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। और दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनिट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं, उनकी अपनी सरकार स्टेट गवर्नमेंट होगा। और एक और हम लोग अभी देखे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आ जाते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आ जाते हैं। ये हमारे पहला फीचर है कि मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होगा। दूसरा, देयर मस्ट बी अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक लिखित संविधान होगा। There must be written constitution, because this constitution will ensure that the constituent units are also having powers and sovereignty, and they are not under the scope or they are not under the domain of the central government. It's very important. The third point is there will be separation of powers, means there will be list। इस लिस्ट का मतलब क्या है? मीन्स ज्यूरिडिक्शन जो होगा वो रिटन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। जैसे हमारे इंडिया केस में एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, सेंटर लिस्ट कह सकते हैं, केंद्र की सूची है वो। दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा भी एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर। शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सेंट्रल लिस्ट मतलब ऐसे लिस्ट है ये जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसपे केंद्र की सरकार यानी पार्लियामेंट अपने नियम बनाएगी। स्टेट लिस्ट ऐसे लिस्ट के मैटर्स हैं जिसमें राज्यों की सरकार अपने नियम बनाती है, लॉ बाय स्टेट्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने इस पे नियम बना देगा। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे मैटर्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर का बनाया गया नियम प्रिवेल कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर कोई ऐसा मैटर आ गया जो ना सेंटर लिस्ट में हो, ना स्टेट लिस्ट में हो, ना कॉन्करेंट लिस्ट में हो, तो उसपे जो नियम बनेगा उसको जिस लिस्ट में रखा जाएगा उसको बोलेंगे रेजिड्यूरी पावर की लिस्ट। और इस पे हमारे इंडिया में नियम बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि पार्लियामेंट इस पे नियम बनाएगी। अब जैसे देखिए, अगर कोई मैटर डिफेंस का है
कोई मैटर डिफेंस का है, कोई मैटर बैंकिंग का है, कोई मैटर अगर कम्युनिकेशन का है, तो उस पर सोलली सेंटर लिस्ट पे वो आएगा, यानी पार्लियामेंट उस पर नियम बना देगी। अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट का है तो उस पे स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ को बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आती हैं चीजें, जैसे फॉरेस्ट, जैसे एजुकेशन, जैसे मैरिज पे अगर कोई नियम बनाना है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। जैसे एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इस पे भी जो नियम बनेंगे वो दोनों ही बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट बना सकता है। बाकी रेजिड्यूरी पावर में कोई एक ऐसा मैटर अगर पूछा जाए तो वो होगा साइबर लॉ। साइबर लॉ जो है वो रेजिड्यूरी पावर में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के केस में, जो कि एक ट्रू फेडरलिज्म का अच्छा एग्जांपल है, एब्सोल्यूट फेडरलिज्म है वहां पर, तो वहां पे जो रेजिड्यूरी पावर है वो स्टेट्स को दे दी गई है, लेकिन इंडिया के केस में जो रेजिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास है, वो पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट ही उस पर नियम बनाएगी। इस वजह से साइबर लॉ पे जितने भी नियम बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। तो इस तरह से हमने दो अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखा है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं कि जब कभी भी फेडरेशन की बात करेंगे, और अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, होल्डिंग टुगेदर बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करेंगे तो इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसमें सबकी शक्तियां एक जैसी नहीं रहेगी। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे स्टेट्स जो अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से उनको हम स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, स्पेशल स्टेटस ग्रांट करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश इज ए गुड एग्जांपल, जैसे मिजोरम, जैसे नागालैंड। अब अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड इज वेरी एथनिक। यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी अलग है, हर चीज लगभग यहाँ पे एथनिसिटी बहुत ज्यादा है देखा जाएगा। तो इस वजह से इनको हम स्पेशल स्टेटस देते हैं, अपनी एथनिसिटी को ये प्रिजर्व कर सकें और इनके अंदर एक फीलिंग आ सके कि हम इंडिया के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि होल्डिंग टुगेदर वाले फेडरेशन में ये चीज हमको एक मैकेनिज्म एक्स्ट्रा अडॉप्ट करना पड़ता है। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कुछ वर्ड्स हैं जो पेपर में पूछे गए थे, उनको समझते हैं थोड़ा सा। कि 594 AD में जो प्रिंट है वो चाइना में शुरू हुआ एंड इट यूज्ड वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक सिस्टम में। क्या था कि एक लकड़ी का टुकड़ा था जिस पे इंक लगा दी जाती थी डिफरेंट कलर की, और उसको पेज पे प्रेस करके हम ज्योमेट्री बनाते थे, हम उस पर कोई भी शेप बनाते थे। तो ये पहली बार वहां से स्टार्ट होता है। लगभग 760 AD के आसपास ये चाइना से जापान जाता है और अराउंड 1925 में ये यूरोप में चला जाता है। प्रिंट टेक्नोलॉजी, मार्को पोलो इटालियन है और वो चाइना में आता है और वहां से फिर ये यूरोप में ले जाता है। इसमें डेट लाइन बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। उसके अलावा एक पर्सनालिटी है गुटेनबर्ग, ये सब पेपर में पूछा गया है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। गुटेनबर्ग 1430 में ये जर्मनी के हैं,
जर्मनी के हैं और 1430 में इन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट की, मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट की और पहली जो बुक इन्होंने प्रिंट की उसका नाम था बाइबिल वॉज द फर्स्ट बुक। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। दूसरे हम लोग कुछ बुक्स, स्पेशल कैटेगरी की बुक्स हैं, उन बुक्स को समझ लेते हैं। जैसे पहला बुक है अल्मनक्स। So it is basically a book having astronomical data। ये ऐसे बुक्स है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का कलेक्शन है। दूसरा पेनी मैगजीन्स, ये सब बुक्स पेपर में आया हुआ है, मैच द कॉलम में। पेनी मैगजीन्स दे आर बेसिकली मीन्ड फॉर विमेन, ये महिलाओं की किताबें थी जो उनको हाउस होल्ड की जानकारी देती है, इसके साथ साथ चैप बुक्स है, सो दिस आर द बुक्स, दिस इज द पॉकेट साइज बुक। चैप बुक्स आर बेसिकली पॉकेट साइज बुक एंड मोस्टली कैरीड बाय द पेडलर्स। जो फेरी वाले होते हैं वो इनको अपने पॉकेट में, या छोटी किताबें थी तो उनको एक साथ लेके चलते थे और उनको घर घर जाके बेच देते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अल्मनक्स, पेनी मैगजीन्स, चैप बुक्स। इसके अलावा एक और किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं बलाट। तो इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स, मतलब लोक कथाएं जो होती हैं, लोक गाथाएं जो होती हैं, उनका ये कलेक्शन है फोक टेल्स, बलाट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। अब प्रिंट रेवोल्यूशन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। तो प्रिंट रेवोल्यूशन जो है ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। लोगों के अंदर डिबेट और डिस्कशन की प्रवृत्ति निखर के आने लगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग डिबेट करने लगे एंड रीडिंग मानिया जनरेट हो गया, लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और इससे इंफॉर्मेशन और नॉलेज का रिश्ता लोगों के साथ जुड़ गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटायर ह्यूमन जनरेशन। मानव सभ्यता के इतिहास में जो प्रिंट कल्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मार्टिन लूथर का नाम लेना बहुत जरूरी हमारे लिए है इस चैप्टर में। मार्टिन लूथर ने कहा कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार है ये, अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है। और इन्होंने 95 थीसिस लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये जो कैथोलिक चर्च थे, कैथोलिक चर्च, उसके अगेंस्ट जाकर इन्होंने रेवोल्यूशन किया। मींस he challenged the Catholic Church and its practices. Catholic Church and practices. That's why he is very important for us. Now, another important aspect is Vernacular Press Act, and many times it is asked in examination. That's why it is very important for us. Vernacular Press Act passed in 1878. वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? मातृभाषा। तो ये एक इम्पोजिशन था, ये एक ऑब्स्टिकल था कि हम अपनी मातृभाषा में कोई चीज प्रिंट नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो हमारे प्रिंट को क्या कर लेगी? सीज कर लेगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स associated with manuscripts. Shortcomings, these shortcomings are most important for examination.
तो पहला शॉर्ट कमिंग क्या है कि ये फ्रेजाइल है एंड इट रिक्वायर अटेंशन in case of using it. So it is very fragile and difficult to handle. Difficult to handle. It is also expensive. It is also expensive. Time consuming. It is time consuming and labor oriented. Laborious work है बहुत ज़्यादा ये, इस पे वर्कआउट करना. That is associated. You can say the shortcomings of the manuscripts. Now, last topic is that in 19th century, the education was made compulsory in Europe, and a new generation for the reading emerged, and they were mostly comprises of small children. छोटे बच्चे भी अब इंटरेस्ट लेने लगे पढ़ने में. Small children, women were the category of reading. तो पहला जो चिल्ड्रन प्रेस था, फर्स्ट चिल्ड्रन प्रेस, ये जो था फ्रांस में लाया गया, ये पेपर में आया हुआ है. तो बच्चों, आपके साथ पहला सीरीज मैंने डिस्कस किया है एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी. आप इसको देखिए और जो भी डाउट्स हैं आप उसको बताइए. बाकी आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू.